जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां एक गोली चलने से करोड़ों लोगों की जानें चली गईं, बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गए और दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। आज हम उसी पहले विश्व युद्ध की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि साराजेवो में चली एक गोली ने आखिर 2 करोड़ लोगों की जान कैसे ले ली। देखिए, सच तो यह है कि वो गोली वजह नहीं थी, वो तो बस एक चिंगारी थी जिसने पहले से तैयार बारूद के एक बहुत बड़े ढेर में आग लगा दी थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत उसी चिंगारी से करते हैं जिसने देखते ही देखते पूरे के पूरे महाद्वीप को अपनी आग की लपेट में ले लिया। तारीख थी 28 जून 1914। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के होने वाले राजा आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या हो जाती है। हत्या करने वाला था 19 साल का एक लड़का गैव्रिलो प्रिंसिप। इसके ठीक बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम दिया और शर्तें ऐसी रखीं कि इन्हें मानना नामुमकिन था। जानबूझकर ऐसा किया गया था और हुआ भी वही। सर्बिया ने शर्तें नहीं मानी और बस 1 महीने के अंदर 28 जुलाई को युद्ध का ऐलान हो गया। सोचिए, 1 महीने से भी कम समय में एक हत्या का मामला एक विश्व युद्ध की वजह बन गया। जैसा हमने कहा, यह हत्या तो बस एक चिंगारी थी। असली बारूद तो पूरे यूरोप में दशकों से धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था। हर देश अपनी ताकत के नशे में था और शायद बस एक मौके का ही इंतजार कर रहा था। तो फिर वो असली वजहें थीं क्या? चलिए उन 4 बड़ी और छिपी हुई ताकतों को समझते हैं जिन्होंने इस महायुद्ध का पूरा स्टेज तैयार कर रखा था। पहली ताकत थी मिलिटरिज्म, यानी सैन्यवाद। इसका सीधा सा मतलब था अपनी फौजी ताकत बढ़ाने की होड़। हर बड़े देश को लगता था कि उसकी सेना दुनिया में सबसे ताकतवर होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से मशीन गन, टैंक और जहरीली गैस जैसे नए नए घातक हथियार बन रहे थे और पूरा यूरोप हथियारों की एक अंधी दौड़ में शामिल हो चुका था। और ये दौड़ कोई छोटी मोटी नहीं थी। 1914 आते आते रूस के पास 40 लाख सैनिकों की रिजर्व सेना थी। जर्मनी और फ्रांस भी पीछे नहीं थे। दोनों के पास 34-34 लाख सैनिक तैयार बैठे थे। और ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं थी, समंदर में भी ब्रिटेन और जर्मनी के बीच दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाने की जबरदस्त होड़ मची हुई थी। दूसरी ताकत थी गठबंधनों का जाल, मतलब देशों के बीच की गई संधियां। यूरोप उस समय 2 बड़े खेमों में बटा हुआ था। ये समझौते किए तो गए थे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन इनका असर हुआ ठीक उल्टा। नियम सीधा था, एक दोस्त पर हमला मतलब सब पर हमला। तीसरी बड़ी वजह थी इंपीरियलिज्म, यानी साम्राज्यवाद। ब्रिटेन का साम्राज्य इतना बड़ा था कि कहते थे उसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। दुनिया की 25% जमीन पर उसका कब्जा था। अफ्रीका और एशिया के संसाधनों पर कब्जा करने की इस होड़ में जर्मनी जैसे नए खिलाड़ी भी अपना हिस्सा चाहते थे, जिससे पुराने और नए साम्राज्यों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। और चौथी और शायद सबसे विस्फोटक ताकत थी नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद। एक तरफ तो अपने देश के लिए एक अंधा गर्व था, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे बड़े साम्राज्यों के अंदर रहने वाले अलग अलग समूह अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। ये दोनों ही तरह का राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। और इन चारों ताकतों का टकराव हुआ बाल्कन क्षेत्र में। इतना तनाव था यहाँ कि इसे यूरोप का बारूद का ढेर या पाउडर केग ऑफ यूरोप कहा जाने लगा। यहीं पर रूस के समर्थन से स्लाव राष्ट्रवाद और ऑस्ट्रिया हंगरी के साम्राज्यवादी इरादे आमने सामने थे। माहौल बस फटने को तैयार था। अब देखते हैं कि कैसे उन गठबंधनों के जाल ने एक छोटे से झगड़े को एक वर्ल्ड वॉर में बदल दिया। ये समझना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हुआ। एक के बाद एक देश युद्ध में खिंचते चले गए। देखिए कैसे। सबसे पहले ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया। फिर रूस, जो खुद को सर्ब लोगों का रक्षक मानता था, अपनी सेना लेकर आगे आ गया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी से अपना वादा निभाने के लिए रूस के खिलाफ जंग छेड़ दी। फिर फ्रांस रूस के साथ अपनी संधि की वजह से जर्मनी के खिलाफ आ गया। और आखिर में जब जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने के लिए न्यूट्रल बेल्जियम पर धावा बोला, तो ब्रिटेन भी इस लड़ाई में कूद पड़ा। और इस तरह दुनिया 2 टीमों में बंट गई। एक तरफ थी सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य थे। दूसरी तरफ थी अलाइड पावर्स, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। मजे की बात यह है कि इटली, जो पहले सेंट्रल पावर्स के साथ था, बाद में पाला बदलकर अलाइड पावर्स से जा मिला। अमेरिका इस सब से 1917 तक दूरी रहा। इस युद्ध को कहा गया द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, यानी वो जंग जो सारी जंगों को खत्म कर देगी।
पर क्या सच में ऐसा हुआ? चलिए देखते हैं कि इसकी क्या भारी कीमत चुकानी पड़ी। कुल मिलाकर करीब 2 करोड़ सैनिक और आम नागरिक मारे गए। 2 करोड़! ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे समझना भी मुश्किल है। ये इतिहास के सबसे खूनी संघर्षों में से एक था, जिसने एक पूरी की पूरी पीढ़ी को तबाह करके रख दिया। और आर्थिक तबाही का तो कोई हिसाब ही नहीं था। जर्मनी और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों ने अपनी नेशनल इकोनॉमी का 60% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जंग पर झोंक दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? बेहिसाब कर्ज, कमरतोड़ महंगाई और चारों तरफ गरीबी। युद्ध के बाद की दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रही। सदियों पुराने ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑटोमन और रूसी साम्राज्य खत्म हो गए। यूरोप का नक्शा फिर से खींचा गया। समाज पूरी तरह बदल गया। जन्मदर में भारी गिरावट आई और लाखों लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए। एक ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस खड़ा हो गया। और अंत में 1919 में हुई वर्साय की संधि। इसका मकसद था दुनिया में शांति कायम करना, लेकिन इसने युद्ध का सारा दोष जर्मनी पर डाल दिया और उस पर भारी जुर्माना लगा दिया। शांति लाने की बजाय इस अपमानजनक संधि ने नफरत और बदले की ऐसी आग जलाई जिसने ठीक 20 साल बाद दुनिया को एक और भी ज्यादा भयानक दूसरे विश्व युद्ध की आग में धकेल दिया।